नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष 2023-24 के पहली तिमाही का जो आर्थिक समीक्षा करके जो आर्थिक नीति का निर्धारण किया है, उसमें रेपो रेट की कोई वृद्धि नहीं की गई, जिससे कि मई 2022 से चल रहे वृद्धि का जो सिलसिला था, फिलहाल उसमें विराम लग गया है। यद्यपि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह कहा है कि यह रेपो रेट में जो निरंतर वृद्धि की जा रही थी उसको ख़त्म करना नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जो अभी तक वृद्धि की गई है उसकी समीक्षा करने के बाद ही अगली वृद्धि की जाएगी। दोस्तों, रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को अल्पकालीन ऋण देता है। जब कभी भी बैंकों को ऋण की ज़रूरत होती है तो वो रिजर्व बैंक के पास जाते हैं, तो उसके लिए ये रेट उन पर लगाया जाता है। रेपो रेट के अनुकूल ही सभी बैंक और जितने भी डाकखाने या वित्त से संबंधित कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, वो भी रिजर्व बैंक के रेपो रेट के घटने बढ़ने पर अपने ब्याज दरों में परिवर्तन करते रहते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि यदि इस तिमाही की आर्थिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया तो डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं या सरकार की जो बचत योजनाएं हैं, उन पर अब ब्याज बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। दोस्तों, जब आरबीआई ने ये ब्याज बढ़ाना बंद कर दिया तो आगे बचत दरों में भी वृद्धि होनी बंद हो जाएगी और लोन भी सस्ते हो जाएंगे, या लोन में जो बढ़ोतरी हो रही थी ब्याज में वो रुक जाएगी। दोस्तों, इस वृद्धि न करने के 5 मुख्य कारण हैं, उनकी चर्चा मैं आपके साथ यहाँ पर करना चाहूँगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मई 2022 में रेपो रेट में 4% से वृद्धि करनी शुरू की थी और धीरे धीरे वृद्धि करते हुए 2.5% बढ़ा दिया था, और आज की डेट में रेपो रेट 6.5% है। इस रेपो रेट के बढ़ने के साथ साथ ही बैंकों को अपने ब्याज दरों में बचत के लिए लगभग 2 से 2.5% तक बढ़ोतरी करनी पड़ी, और इसी तरह कार लोन, होम लोन या अन्य प्रकार के ऋणों में भी 2 से 2.5% तक की वृद्धि की गई। इस रेपो रेट में वृद्धि न करने से यह निश्चित है कि ये रेट अब बढ़ने बंद हो जाएंगे। आरबीआई के ये निर्णय इन 5 मुख्य कारणों पर निर्भर है। सबसे पहला, महंगाई दर पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। आज के तिथि में महंगाई दर लगभग 5% के करीब है, जो कि आरबीआई चाहता है कि ये 4% तक आ जाए। इसके लिए जो पिछले रेपो रेट में वृद्धि की गई है, उसी से धीरे धीरे ये महंगाई दर घटेगी और उसके परिणाम अगले 2-3 तिमाही में सामने आ जाएंगे। दूसरा मुख्य कारण यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत काफ़ी समय से एक ही स्तर पे हैं, जिसकी वजह से कच्चे तेल में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है और विश्व स्तर पर महंगाई की दर भी कुछ हद तक अस्थायी बनी हुई है। तीसरा मुख्य कारण, रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसके जितने परिणाम आने थे वो आ चुके हैं, और अब विश्व की अर्थव्यवस्था पे उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह से विश्व भर में महंगाई और अन्य कमजोरियाँ नज़र नहीं आ रही। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है, उसको विश्व की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आप एडजस्ट कर लिया है और उसका अब कोई फर्दर डिटेरियोरेशन या फर्दर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जैसे कि आपको मालूम है कि 2020 में कोरोना महामारी के बाद 20 और 21 के वर्ष में और 2022 के आधे साल तक उसका काफ़ी असर रहा है और अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा, जिसमें उत्पादन पर भी फ़र्क पड़ा और कई जगह फ़र्क पड़ा। लेकिन अब कोरोना के वजह से जो अर्थव्यवस्था पे दुष्प्रभाव पड़ा था, उसका भी प्रभाव अब ख़त्म होता जा रहा है और सभी क्षेत्रों में आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से हो रहा है। दोस्तों, 5वां मुख्य कारण है कि भारत में, ख़ासतौर पर उत्तर भारत में पिछले 15 दिनों में बेमौसम की बारिश हुई है, जिससे कि गेहूं की फसल और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि रबी की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। लेकिन यह नुकसान पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों में मुख्य तरह से सीमित रहा। अन्य राज्यों में
उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी वजह से इस साल गेहूं का जो उत्पादन है वो अपने उच्च स्तर पर रहेगा, एक रिकॉर्ड उत्पादन होगा, जिसकी वजह से गेहूं के सरकारी खरीद भी काफ़ी बड़े स्तर पर होगी और महंगाई बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम हैं। दोस्तों, ये 5 मुख्य कारण थे। उसके अलावा और कई कारण हो सकते हैं, उनको इस वीडियो में चर्चा करना सही नहीं रहेगा। दोस्तों, आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि न करने की वजह से भविष्य में क्या क्या परिणाम रहेंगे या किन किन क्षेत्रों में इसका असर पड़ेगा, उस पर भी मैं चर्चा करना चाहूँगा। उनमें से 5 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर इसका असर पड़ेगा। सबसे पहला असर बैंकों में या डाकघर में जो बचत की जाती है, उन योजनाओं में अब कोई ब्याज की वृद्धि नहीं होगी। ब्याज दर में जितनी वृद्धि होनी थी अब तक हो चुकी है, अब इसमें विराम लग जाएगा। दूसरा मुख्य असर होगा कि होम लोन, कार लोन या अन्य प्रकार के जो भी लोन हैं, उन पर ब्याज दर अब स्थिर हो जाएगी या धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएगी। लोगों की ईएमआई अब स्थिर रहेंगी या धीरे धीरे बैंक उनको कम करना शुरू कर देंगे। तीसरा असर यह पड़ेगा कि भारत में पिछले 3 महीने में शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, ख़ासतौर पे अडानी के शेयर को लेकर के। उन उतार चढ़ाव का प्रभाव अब कम हो जाएगा और देशी निवेशक बाजार में अपना निवेश करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब ब्याज की दरें स्थिर रहेंगी, कोरोना के बाद उत्पादन भी अच्छे स्तर पे होगा, तो अर्थव्यवस्था अब निरंतर विकास की ओर जाएगी, इसलिए निवेशक शेयर बाज़ार में वापस आ जाएंगे। जिस तरह घरेलू निवेशक शेयर बाज़ार में वापस आ जाएंगे, तो चौथा बहुत बड़ा असर यह होगा कि विदेशी निवेशक भी शेयर बाज़ार में फिर वापस निवेश करना शुरू कर देंगे। इसके संकेत पिछले 2-3 हफ्ते से मिलने शुरू हो गए हैं और अब जो पिछले बीएसई और एनएसई के जो इंडेक्स हैं, जिन्होंने पिछले 3 महीने में काफ़ी नीचे उतर आए थे, ये फिर अपने उच्च स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। पांचवा और मुख्य असर होगा कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता जाएगा और विदेशी निवेशक अपना पैसा यहाँ लाएंगे, तो उससे न केवल शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बल्कि भारतीय रुपये की कीमत भी स्थिर रहेगी, जो कि डॉलर के मुकाबले लगातार गिर रही थी, अब उसमें स्थायित्व आ जाएगा। इन सभी कारणों से अब ये लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक अपने विकास के स्वरूप को ले चुकी है और इस वित्त वर्ष में 7% से ऊपर विकास दर रहने की उम्मीद है। जीडीपी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और सर्विसेज सेक्टर भी अब आगे बढ़ेंगे। भारत का आयात और निर्यात भी बढ़ेगा। इन सभी कंबाइंड फैक्टर्स की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की दर काफ़ी ठीक होने की संभावना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुझे यही चर्चा करनी थी कि आरबीआई के इस रेपो रेट के वृद्धि पर विराम लगाने से अर्थव्यवस्था पे क्या असर होगा। अगली समीक्षा में भी मैं चर्चा करूंगा, जो कि जून के मध्य में आने की संभावना है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी और साथ ही ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। यदि ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।